साथियों, आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे वो स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट में जो 2022 में हमारे क्वेश्चन पूछे गए उनको हम देखेंगे। और साथ में हम कहे कि यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ हम क्या कि पीछे जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। और फिर क्या है कि जैसे अब हिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री के बाद में भी क्लासेज आएगी अलग अलग, तो जिसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल हमारे 5 पेपर हुए हैं। थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारा 2022 है, इस क्लास 2022 में हमारे क्या है, 2022 में टोटल हमारे 5 पेपर होते हैं। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर, स्कूल व्याख्याता जो फर्स्ट पेपर है, ये कितने होते हैं टोटल? ये स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर है, स्कूल व्याख्याता के ये टोटल हमारे कितने होते हैं मित्रों? ये 5 होते हैं। और इन 5 पेपर्स में पेपर फर्स्ट, इसके 5 पेपर हुए हैं। एक जो स्कूल शिक्षा के हुए हैं उसमें ग्रुप ए पेपर था, एक ग्रुप बी पेपर था, एक ग्रुप सी पेपर था, और एक ग्रुप डी था। यानी ये तो क्या है, स्कूल शिक्षा के थे हमारे 4 पेपर। तो जो ये 11 अक्टूबर को होता है, 11 अक्टूबर 2022 को, ये 15 अक्टूबर 2022 को होता है, ये 17 अक्टूबर 2022 को होता है, क्योंकि ग्रुप में बांट रखे थे, अपने फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ क्या है कि ये 20 अक्टूबर 2022 को होता है। इन 4 के अलावा जो हमारा 5वां था साथियों, ये 5वां है संस्कृत शिक्षा का। संस्कृत शिक्षा विभाग है जिसमें डिटो सिलेबस है। इस संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा फर्स्ट ग्रेड लिया गया था, और इसका जो फर्स्ट पेपर हुआ, आयोजित हुआ 15 नवंबर 2022 को। ये 5 पेपर में हमारे क्या कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 10 सब्जेक्ट है। थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं पहले। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र में कितने सब्जेक्ट है हमारे? टोटल 10 सब्जेक्ट है। जैसे क्या है, जैसे इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है जिसको काफी वेटेज दिया गया इस बार, पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। स्कूल प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन है। इसके बाद में संविधान है, इतिहास, राजस्थान भूगोल, स्कूल प्रबंधन, संविधान और समसामयिक। ये तो एक तरीके से हम कह दें कि जीके टाइप जो पेपर थे वो 5 पेपर। और इसके बाद में हमारा जैसे इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है, हिंदी है, हिंदी, गणित है, गणित, मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता। इसके बाद में क्या रह गया? सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ये टोटल 10 सब्जेक्ट है। अब हम ऐसे नहीं है कि एक पेपर को पहले हल करेंगे। हम देख, आप भी इतिहास के देख रहे हैं क्वेश्चन, बाद की क्लासों में जैसे अंग्रेजी के, भूगोल के, सारे एक साथ देखेंगे जितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यहाँ सिलेबस परिवर्तित हुआ है मित्रों। और यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है, तो उस सिलेबस के कारण क्या है, उस सिलेबस परिवर्तित होने के कारण क्या है कि हमारे किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको हम देखेंगे। अभी देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बड़े तौर पर कि स्कूल व्याख्याता का जो समग्र विश्लेषण था, ग्रुप ए, बी, सी, डी और संस्कृत शिक्षा के पेपर हुए थे, उसमें इतिहास के क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछे गए थे। 15, 14, 15, 20 और 15, यानी 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर में 75 में से आते हैं, जिसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारा इतिहास है ये निभाता है। तो आने वाले टाइम में 1 अप्रैल से मैं क्या है कि ये आपको क्या कि 1, 2 और 3 अप्रैल को लगातार इस पे पूरा गाइडेंस दूंगा कि किस टॉपिक से कैसे करें, क्या करें। मैं पढ़ाऊंगा भी कुछ टॉपिक, ठीक है, यूट्यूब पे।
बाकी क्या है कि इसका बैच भी हम हमारे ऐप पे पूरा कंप्लीट बैच लॉन्च कर रहे हैं। कब? अभी 1 अप्रैल से कंप्लीट सिलेबस का। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आए वो सभी दिए गए हैं। विश्लेषण मैंने पहले भी करवाया है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पे अपने आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में साथियों हम सबसे पहले चलते हैं, वो सबसे पहले किस पे चलते हैं? हम सबसे पहले इतिहास के, जो आज ये इतिहास के सारे क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी क्या है, जितने भी क्या किए गए हैं इतिहास के, हमारे क्या है कि क्वेश्चन आए 2022 में, उन सभी को हम एक साथ देखेंगे। उन सभी को हम क्या करेंगे? एक साथ देखेंगे कि कैसे, कहां से, किस तरह के क्वेश्चन आए। ठीक है साथियों, ये पहले थोड़ा सा, क्योंकि जब कभी भी हम सिलेबस की चर्चा करते हैं ना, तो सिलेबस की चर्चा करते हुए हमारे दिमाग में सिलेबस रहना चाहिए। अब सिलेबस हमारा ये था, अब आगे पहले सिलेबस पे थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, क्योंकि इतिहास का हमारा फर्स्ट पेपर का है। इसमें आपके क्या है, 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 है, क्योंकि वेटेज घटा दिया, ये वेटेज फिक्स था वो घटा दिया गया, बंद कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसलिए क्या 15 से 20 क्वेश्चन यहां से हमारे पूछे जा रहे हैं मित्रों। अब यहां से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कहां से कैसे क्वेश्चन आए ये मैं साथ में बताता हुआ चलूंगा कि सिलेबस में क्या है। एक तो गुप्त काल और मुगल काल है। गुप्त काल और मुगल काल का क्या है? साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास है। गुप्त और मुगल काल का क्या है कि साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। अब देखिए कुछ नेताओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता विनायक दामोदर सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल है, चंद्रशेखर है, भगत सिंह है, सुखदेव है, रासबिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। इनके क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में ये हमारे क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी थे, और यहाँ प्रमुख नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, BR अम्बेडकर, इनके क्वेश्चन आएंगे। और प्राचीन सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में 4 सभ्यताएं हमारी साथियों है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के संबंध, और राजस्थान में और मुगल है इसमें सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। इनके क्वेश्चन देखिए पेपर में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये अपनी बात कर रहे हैं। ये आगे क्या है? राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जागृति है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और जनजाति आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, लोक देवता और देवियां हैं, राजस्थान के संत हैं, राजस्थान की कला, मंदिर, किले, महल हैं, चित्रकला शैलियां हैं, मेले और त्योहार है, प्रथाएं और वस्त्र एवं आभूषण है, लोक संगीत और नृत्य हैं, भाषा और साहित्य है। ये सभी के सभी क्या है कि ये हमारा पूरा सिलेबस है हिस्ट्री, और इसके साथ में कला संस्कृति भी है। वैसे हम सीधा इतिहास बोलते हैं, राजस्थान के को विशेष फोकस किए हुए हैं, इस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, इनको आज हम हल कर रहे हैं। और आने वाले पेपर में यानी 2023 का जो स्कूल व्याख्याता होगा, या आने उसके बाद भी जो स्कूल व्याख्याता होंगे, उनमें यहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो अगर ये टॉपिक कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पहला तो ये ध्यान रखना है, ये साथ में मैंने लिख रखे हैं कि कहां से कैसा क्वेश्चन आया था। तो ये स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट ग्रुप ए का है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ एक चीज अपने को गौर करनी है और विशेष गौर करनी है। वो क्या करनी है कि अब देखिए अगर अपने को थोड़ा सा सिलेबस भी याद है ना तो भी हम हल कर लेंगे। क्या है? सिलेबस याद है तो भी हल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि हमने देखा था कि बागोर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बालाथल तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ईशबाल भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में तो 4 ही लिखे हुए थे ना। क्या लिखा हुआ था? कालीबंगा लिखा हुआ था, इसलिए तो सिलेबस ध्यान रखना होता है। कालीबंगा लिखा हुआ था, आहड़ लिखा था, गणेश्वर लिखा था, बेराट लिखा था। अगर चारों ऑप्शन आते तो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता था, पर यहाँ के कि वही 4 अपने सिलेबस में 4 है, तो उन चारों में से एक हमारे यहाँ उपस्थित है। आहड़ को क्या कहते हैं हम? ताम्रवती नगरी कहते हैं।
अब देखिए आहड़ को ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण मिले, तांबे के क्या है उपकरण मिले हैं, इस कारण तो इसको क्या कहते हैं हम, इस कारण तो हम इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। ये ध्यान रखना है साथियों। एक बात कि तांबे के उपकरण मिले हैं इसलिए क्या कह रहे हैं, ताम्रवती नगरी कह रहे हैं। और यहां दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है साथियों कि इसका स्थानीय नाम भी पूछा जाता है कि आहड़ को स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम क्या था, आघाटपुर। सॉरी, आघाटपुर तो 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या है, इसका नाम है, स्थानीय नाम है इसका क्या है, धूलकोट। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि 10वीं 11वीं सदी में इसका नाम 10वीं 11वीं सदी में क्या नाम था, वो था आघाटपुर, क्योंकि यहां आघाटपुर नाम से क्या बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। एक तो ये ध्यान रखना है कि ताम्रवती, एक ये क्वेश्चन आता है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्या आता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। अब देखिए ताम्र युगीन सभ्यताओं, एक तो ताम्रवती नगरी है, एक ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी हम गणेश्वर को कहते हैं, कारण कि सबसे प्राचीन तांबे के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं मित्रों, वो कहां से हुए हैं, वो हमें गणेश्वर से हुए हैं, इसलिए उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब देखिए कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, महाराणा जगत सिंह के बाद महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट और अमर सिंह द्वितीय। अब यहां फिर मैं आपको दोहराऊंगा कि अगर साथियों हमने सिलेबस पढ़ रखा है और हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो भी हम हल कर पाएंगे। कारण ये कि हमारे नाम से कौन कौन से राजा दिए हुए, नाम से कौन कौन से राजा दिए हुए थोड़े मैं दिखा देता हूं, ताकि क्या कि अब देखो कालीबंगा आहड़ गणेश्वर वाली बात कर रहा हूं। अब राजा कौन से दिए गए, सांगा दिया गया, महाराणा प्रताप दिए गए, मान सिंह दिया गया, चंद्रसेन दिया गया, बीकानेर का राय सिंह दिया गया, मेवाड़ का राज सिंह दिया गया। और यहां क्या पूछा जा रहा है, यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जगत सिंह के बाद कौन बैठा, तो जगत सिंह के बाद में कौन बैठा था, ये महाराणा, उन महाराणाओं के नाम में एक ही है। अगर बड़ा बड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं, कहने का मतलब है। वैसे अपने को ध्यान रखना है कि मेवाड़ में जो मेवाड़ है, मेवाड़ के जगत सिंह नाम के शासक दो हुए हैं, जगत सिंह नाम से शासक। पर ये अपने क्या है कि इतना अपने को यहां नहीं देखना होता, पर यहां क्योंकि इसमें जगत सिंह फर्स्ट या सेकंड नहीं दिया है, एक था जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट था, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड दो राजा थे। यहां जगत सिंह फर्स्ट है, ये क्या है 1628 से लेकर 1652 तक मेवाड़ का शासक रहता है। और जगत सिंह सेकंड है, ये 1734 से 1751 तक मेवाड़ का शासक रहता है। और राज सिंह जो मित्र है, ये राज सिंह कब बना है, राज सिंह बना है 1652 से। इनका एक बार काल भी पूछा गया है, ध्यान रखना है। राज सिंह बहुत महत्वपूर्ण क्या है, शासक है मेवाड़ की, और फिर अपने नाम से सिलेबस में है, तो इनको अच्छी तरह से हम एक एक ऑपरेशन करेंगे, एक एक चीजें देखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे अच्छी तरह से, आगे जब भी क्लास में देखेंगे। तो ये इसका उत्तर रहेगा मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए ये साथ में आप देखते रहना किस पेपर में आया था, ये लिखा हुआ है इसलिए कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक जीएन शर्मा ने लिखी, दशरथ शर्मा ने लिखी, केएस गुप्ता ने लिखी, या जीएच ओझा ने। अब देखिए ये पुस्तक लिखी गई है, सीधा सीधा उत्तर तो इसका क्या है, दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। एक बात, दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये 3 तरह से राजस्थान जीके में पूछे जाते हैं। 3 तरह के इनके क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं 3 तरह के, उनकी एक तो ये पुस्तक ही बार बार आती है, पहले के पेपर में आई हुई है, अलग अलग पेपर में राजस्थान में, इसलिए तो कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। पर यहां क्या है कि एक तो ये क्वेश्चन रहता है, सेकंड क्या रहता है
कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। किसने बताया? दशरथ शर्मा ने बताया। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन भी एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीसरा इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिला है, 1170 ईस्वी का है। और उसमें क्या है कि उस शिलालेख के आधार पर चौहानों का इतिहास लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या किया था? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, बिजोलिया शिलालेख शिलालेख के आधार पर क्या कर दिया था? के आधार पर चौहानों का इतिहास लिखा। कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों का इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कौन था? तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। लिखा, ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन। तो यहां क्या है कि आसपास हमें सभी तरह के क्वेश्चन पता होना चाहिए, और जब पता होंगे और हमें ये स्टैंडर्ड पता रहेगा कि किस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम बहुत आगे होंगे दूसरों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? अब देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अब देखिए, कौन कीका के नाम से जाना जाता था? अब यहां एक तो आप ये सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि जसवंत सिंह तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। क्या है? जसवंत सिंह हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं। थोड़ा सिलेबस भी माइंड में रखें जब आप पढ़े तो, ठीक है। अब सांगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह, तो यहां क्या है कि ये अपने को ध्यान रखना है, ये नाम दिया गया किसको? महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप को हम सभी को पता रहता है, भीलों द्वारा दिया गया था ये नाम, भीलों द्वारा दिया गया। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप जंगलों में रही है हमसे हमेशा, और भील है वो छोटे बच्चे को कीका कहकर पुकारते थे, और भील लोग प्यार से महाराणा प्रताप को क्या कहते थे? कीका कहते थे। और महाराणा प्रताप तो क्या है कि हम जब इतिहास की बात करें, चाहे हम राजस्थान के इतिहास की करें में, चाहे हम भारत के इतिहास की करें, चाहे हम विश्व के इतिहास की बात करें, महाराणा प्रताप के बिना इतिहास पूरा नहीं होता मित्रों। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, कुछ व्यक्तित्व दुनिया में ऐसे हुए हैं कि जिनके हम नाम सुनते ही हमारे रगों में उत्साह बढ़ जाता है, हमारे रगों में जुनून बढ़ जाता है। इन्हीं में से एक महाराणा प्रताप थे। इनको डिटेल स्टडी हम क्लास करते समय करेंगे, अभी केवल क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम रखा। अलाउद्दीन खिलजी है वो 1311 ईस्वी में जालोर को जीतते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? एक तो देखिए ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, अगर कहीं भी अपने क्वेश्चन आए किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, कहीं राजस्थान में सबसे अधिक साके किसने करवाए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए। क्या करवाए हैं? राजस्थान में सर्वाधिक साके, राजस्थान में सर्वाधिक साके करवाए। ये अपने को ध्यान रख लेना है। कौन करवाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं। कौन कौन से करवाते हैं? सबसे पहले तो अपने देखेंगे, बाकी क्या है कि सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें खिजराबाद, खिजराबाद किसका नाम है? खिजराबाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का नाम रखा गया था। चित्तौड़गढ़ को जीतकर, किसने जीतकर? अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर इसका नाम क्या रखा है? खिजराबाद। खीराबाद, खीराबाद 1308 ईस्वी में रखा गया नाम है। किसने रखा है? किसका रखा है? सिवाना का रखा है। और किसने रखा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालाबाद 1311 ईस्वी में रखा गया नाम है। किसका रखा गया है? जालोर का। और किसने रखा है? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी ये तीनों नाम किसने रखे? ये तीनों नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा।
रखे गए, ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। साथ में अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम इनके द्वारा रखे गए, ठीक है, ये तीनों नाम क्या है, इनके द्वारा रखे गए। इसके अलावा 301 में राजस्थान का पहला साका भी रणथंभौर में करवाते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी कराते हैं। मोमिनाबाद है, ये 1708 ईस्वी में रखा गया नाम है। किसका रखा गया है? आमेर का रखा गया नाम है। और ये आमेर का नाम किसने रखा था? ये मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने रखा था। बहादुर शाह फर्स्ट है मुगल बादशाह, उन्होंने ये नाम रखा था। अब क्यों रखा था इतना बड़ा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी क्या है, स्वाई जय सिंह के साथ अनबन हो गई थी, उन्होंने आजम का साथ दिया था उत्तराधिकार में। इस कारण लंबी कहानी है, लंबी कहानियों में नहीं जाएंगे, केवल हम क्या है कि जो हमारे उपयोगी हैं उनकी बात करेंगे। लंबी कहानियां हम क्लासेज में देखेंगे, ठीक है। अभी इतना ही। तो ये इसका उत्तर क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर का नाम जीतकर क्या रखा? जलालाबाद रखा। क्या रखा है? जलालाबाद रखा है। ये हमारा उत्तर रहेगा, ठीक है मित्रों। इसको आप देखिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने, कौन है ये? प्रसिद्ध स्थापत्यकार हैं पर्सी ब्राउन। और ये पर्सी ब्राउन क्या करते हैं? फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने क्या किया है? स्थापत्य कला का मोती। क्या कहा है? स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती कहा है, ये हमें बताना है। तुर्की सुल्ताना का महल था, पंचमहल था, बुलंद दरवाजा था, या इबादत खाना था? अब देखिए यहां अब हर एक पेपर में देखेंगे, अभी हमारा ग्रुप ए वाला पेपर चल रहा है, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर डी का आएगा, और फिर संस्कृत शिक्षा आएगा। हर एक में देखना कि मुगल स्थापत्य हमारे सिलेबस में, और मुगल स्थापत्य में जो क्वेश्चन उठाया गया साथियों, ये फतेहपुर सिकरी से उठाया गया। तो अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया और उसे 1571 से 1585 तक अपनी राजधानी बना के रखी, और उसमें अलग अलग निर्माण कार्य करवाए, अलग अलग महल बने हुए हैं, उनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ के जाना है। और जब हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्वेश्चन है वो सही होंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि ये कौन सा है? ये तुर्की सुल्ताना का महल है। कौन सा है? तुर्की सुल्ताना के महल को इन्होंने पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अब देखिए सुभाष चंद्र है, बोस है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। कितनी बार बने ये अपने से पूछा जाए तो ये क्या है कि ये 2 बार बने। कितनी बार बने हैं? 2 बार। ये 2 बार है कौन सी? तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये 2 बार, एक तो क्या है कि ये 1900 हरिपुरा अधिवेशन है। कहां पे? सबसे पहले हरिपुरा अधिवेशन होता है। कब होता है? 1938 में होता है, 1938 में। और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखना है कि त्रिपुरी संकट, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने नाम से सिलेबस में। तो ये कब होता है त्रिपुरी संकट? अगली ही बार 1939 में। यहां क्या है कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। हालांकि महात्मा गांधी है, ये महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। पर विरोध के बावजूद महात्मा गांधी पटाभी सितारामैया को खड़ा करते हैं, और विरोध के बावजूद ये जीत जाते हैं। पर बाद में महात्मा गांधी द्वारा सहयोग नहीं दिए जाने के कारण ये इस्तीफा भी दे देते हैं, और कांग्रेस से भी इनको निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। वो बातें अपने बाद में करेंगे, पहले देखें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर रहेगा हरिपुरा अधिवेशन। ये 2 अधिवेशन है जिसमें क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस हमारे सिलेबस में है, नाम से है, इसलिए इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है हमें पूरा डिटेल। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अब देखिए ध्यान रखना है साथियों, एक तो वीर भारत सभा है और एक है वीर भारत समाज।
वीर भारत समाज, ये दोनों एक जैसे नाम है। वीर भारत समाज है, इस वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस वीर भारत समाज के संस्थापक थे, ये थे मित्रों विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह है, पथिक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। वीर भारत समाज के विजय सिंह पथिक है, ठीक है। और वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले कौन है? वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले हैं केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये क्या है, कहां से क्वेश्चन आया है? पहले क्लिक करें कि ये गुप्त काल के साहित्य से आया है। और गुप्त काल के साहित्य में कालिदास की रचनाएं बार बार आ रही हैं। और कालिदास के अलावा ये विशाख दत्त हैं और शूद्रक हैं, वसुबंधु हैं, इनकी रचनाएं सारी क्या थी, पर कालिदास सबसे ज्यादा। विशाख दत्त की रचनाएं हैं, नाटक है, किसमें? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इनके नाटक हैं। कौन से? मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके बारे में विचार होते? ये देखिए कथन पूरा तो इनका क्या था कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, ये कहें हम, या कहें हम ये कहें कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। क्या? कि ये कह रहे हैं कि बुरे से बुरा देसी शासन, स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है, यानी स्वदेशी शासन अच्छा होता है, ये कहने का है। तो इसी सेंस को अलग अलग रूप में पूछा जाता है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, यानी स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले राजा राममोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो ये क्या है? ये कहने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये और ध्यान रखने साथी हो कि इनका नारा था, ये तो इनका कथन था पहला, तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। ये नारा भी पूछा जाता है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ में हमें क्या ध्यान रखना है? साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है, जिसको इन्होंने उदयपुर में लिखा था और अजमेर से प्रकाशित करवाया था, सत्यार्थ प्रकाश। और ये रचना किस भाषा में लिखने वाले थे और बाद में किस भाषा में लिखी, इस पे आगे क्वेश्चन आएगा, वहां से मैं बात करूंगा। क्योंकि जब भी इस रचना की बात करते हैं तो हम ये बात जरूर करते हैं कि ये रचना कहाँ लिखी गई, कहां से प्रकाशित हुई, कौन सी भाषा है, पहले कौन सी भाषा होनी थी, बाद में कौन सी है, इसका आगे क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें चर्चा करेंगे। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन आहाड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहाड़ सभ्यता से संबंधित कुछ नहीं, कौन सा नहीं है? अब देखिए इसमें एक ग्रुप में आहाड़ के दो क्वेश्चन आ गए हैं, एक तो पहला ही था और एक ही है। आहाड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं है? गिलुंड कहाँ पे है? उदयपुर में है। भगवानपुरा उदयपुर में है। रोजड़ी उदयपुर है। और ये आभानेरी कहाँ पे है? ये दौसा में है। और आहाड़ क्या है? उदयपुर में है। तो ये क्या है कि ये आभानेरी नहीं है, बाकी इसी के आसपास के क्षेत्र हैं, इसलिए उसको आहाड़ संस्कृति अथवा आहाड़ सभ्यता से संबंधित स्थल नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, गणेश्वर सभ्यता की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी संस्कृति है? देखिए सभ्यता स्थल से तीसरा क्वेश्चन हमें मिल रहा है ग्रुप ए के पेपर में, यानी यहां अपने को ध्यान रखना कि राजस्थान वाले विशेष फोकस किए हुए हैं। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तांबर युगीन संस्कृति है, पुरा पाषाण संस्कृति है, या मध्य पाषाण है, या नवा पाषाण है? ये हमने पहले नाम देखा था, उससे ही पता चलता है कि गणेश्वर सभ्यता से क्या मिले हैं? तांबे के सबसे प्राचीन उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी, ये अपने पहले भी लिखा है, तो ये क्या है कि इसका उपनाम है।
अगर यही हमें पता होगा ना केवल उपनाम, तो इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन से युग की है, ये ताम्र युगीन है। और एक और ध्यान रख लेना मित्रों कि इसका उपनाम अन्य उपनाम है, वो इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ये भी नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, पूछा जा सकता है कि पुरातत्व का पुष्कर किस, जो पुष्कर है पुरातत्व का पुष्कर, ये किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? तो ये हम किसको कहते हैं मित्रों? ये हम गणेश्वर को कहते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना, किसको कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसका उत्तर ये रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये पेपर से पहले बहुत से लोगों को नहीं मिला था। एक तो यहां ध्यान रखना है कि हमने सिखवाल पब्लिकेशन से बुक निकाली थी, उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ था। दूसरा, हमने कहां से लिया था? ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से लिया था। यानी कुल मिला के हमें क्या है कि राजस्थान वाला पोर्शन है, राजस्थान अध्ययन की बुक्स में से पढ़ के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान अध्ययन से आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बाकी अपने को गाइड वगैरह अब आ जाएंगे, अब तो आ जाएंगे क्योंकि ये क्या है 10 अक्टूबर को पेपर हुआ था, तब ये आ गया। तो 10 अक्टूबर के बाद बाद में जितने भी गाइड्स छपी हैं उनमें मिलेगा, पर उससे पहले वाले में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भोजी लंबरदार क्या थे? भोजी लंबरदार थे, ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में है? ये जीनभद्र ग्रंथ सूरी भंडार है, ये क्या है? ये जैसलमेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में है। तो शहर कौन सा हो गया? ये तो अपने को पता चल ही गया कि कौन सा शहर है। तो ये जैसलमेर शहर है, जैसलमेर शहर में है, ये ध्यान रख लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्र शैली का संजीव चित्रण। अब देखिए कपड़े पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको श्रीनाथ जी कहते हैं बाल रूप में, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के चित्र कपड़े पर अंकित करके और उसे क्या है मंदिर की पीछे की दीवार पे क्या कर देते थे? टांग देते थे। इसलिए उनको पिछवाई कहते थे। और ये पिछवाई है, इन कपड़े पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का संजीव उदाहरण है। नाथद्वारा चित्रकला शैली में क्या है? ये पिछवाइयां महत्वपूर्ण है, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो पिछवाई बार बार पूछी जाती है, कॉमन रहता है, इसके बारे में हम सभी को नॉलेज भी रहता है, तो यहां कोई ज्यादा विशेष बात करने वाली नहीं है। अगला देखेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। पिछले क्या है 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा था? यह किसने कहा, ये अपने को ध्यान रखना है। ये अबुल फजल ने कहा, ये बदायूनी ने कहा, ये फरिश्ता ने कहा, या ये निजामुद्दीन ने कहा कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं हुआ। और तानसेन अपने को पता है साथियों कि ये कहने वाले तानसेन के बारे में कौन थे? अबुल फजल थे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, हमारे भारत के मध्यकाल के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक राम मनोहर लोहिया। अब देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो ये तो हम कट कर ही देंगे कम से कम। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारे सिलेबस में राम मनोहर लोहिया जी का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे सिलेबस में है, महात्मा गांधी हमारे सिलेबस में है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे सिलेबस में है। ये तीनों है, पर कम से कम सिलेबस याद हो ना, तो उसमें हम 75 पे तो आगे ना, कि 75% क्या होगा कि हमें पता नहीं है, बाकी 25 हमने कट कर दिया है। अब देखो यहां क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। और ये हिंद स्वराज पुस्तक है, ये इन्होंने कब लिखी ये भी पूछा जाता है साथियों। ये इन्होंने 1909 में लिखी है। कब लिखी? 1909 ईस्वी में। ठीक है, एक बात। दूसरी, इसकी भाषा कौन सी थी? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से गुजराती में। ठीक है, इसके बाद में तीसरी बात कि कब लिखी, तो महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय
अब देखिए दक्षिण अफ्रीका पहले जहाज थे और जहाज जाते समय जहाज में लिखी ये जगह भी पूछी जाती है साथियों, ये भी गौर करना। ठीक है, अब देखिए क्या था कि ये क्या है कि पहले जहाज थे उसमें कई कई दिन लग जाते थे सफर तय करने में, तो उन दिनों का महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, सदुपयोग किया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की ये पुस्तक है। अगला लिखेंगे, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है। ये देखिए ग्रुप बी का पेपर आ गया और ये मुगल स्थापत्य कला का क्वेश्चन है। अब बाबर है, बाबर हमारी कहां रहा है, बाबर हमारी मात्र क्या है कि 1526 में बना है भारत का शासक और 1530 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी पहले नया नवेला ये स्थापित करता है 1526 में, फिर ये स्थापित करने के लिए युद्ध ही कर रहा होता है, संघर्ष ही कर रहा होता है, इसलिए इसने ज्यादा निर्माण कार्य हमारे यहाँ नहीं करवाए, बहुत सीमित निर्माण कार्य करवाए। और सीमित निर्माण करवाए उनमें काबुली बाग मस्जिद पानीपत में करवाई थी, पंचमहल दिल्ली वाला नहीं है। जामा मस्जिद का निर्माण संभल में करवाया था, जामा मस्जिद इसार वाली नहीं बनवाई थी। यानी इन्होंने एक और तीन ये निर्माण करवाए थे। तो यहाँ 1 और 3 उत्तर किसमें है, 1 और 3 2 नंबर में है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, 2 नंबर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये पॉपुलर क्वेश्चन बीकानेर, देखिए प्रजामंडल आंदोलन है ना, प्रजामंडल। अब ये प्रजामंडलों में जब भी आप बात करें ना तो ये ध्यान रखें, प्रजामंडलों की स्थापना, जब हम प्रजामंडलों की स्थापना की बात करते हैं मित्रों, तो मूल रियासत से बाहर प्रजामंडल स्थापित होते हैं। उनमें एक तो होता है भरतपुर, एक होता है बीकानेर, तो यहां दिया ही हुआ है बीकानेर, और एक होता है जैसलमेर। 3 ऐसे प्रजामंडल है जो मूल रियासत से क्या हुए हैं, बाहर स्थापित हुए हैं, ये तो बाहर स्थापित हुए हैं। इसके अलावा सिरोही प्रजामंडल है, इसका प्रयास हुआ था पर यह स्थापित नहीं हो पाया था, सिरोही प्रजामंडल। ये क्या कि चारों अपने को ध्यान होने चाहिए, इनसे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, क्योंकि जहां कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, जहां अपवाद होते हैं वहां सवाल होते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं साथियों, और ये अपने को ध्यान भी रखना है कि जहां अपवाद होंगे वहां सवाल होंगे। तो यहाँ क्या है कि भरतपुर की प्रजामंडल की स्थापना कहां पे की गई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई। कहां पे की गई है, रेवाड़ी में की गई है। ठीक है, कब की गई है, 1938 में की गई है। और रेवाड़ी कहां पे है, रेवाड़ी हरियाणा में है, हम सभी को पता है, यानी मूल रियासत से बाहर की गई। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पे की गई, कलकत्ता में की गई, यानी मूल रियासत से बाहर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, हम सभी को पता है 1936 में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई, हालांकि ये जोधपुर राजस्थान में ही है, पर ये जैसलमेर रियासत का हिस्सा नहीं था, अपनी रियासत से बाहर था। और कब की गई थी, 1945 में की गई थी। ये इतना तो हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके साथ में सिरोही प्रजामंडल की ये है, इसकी स्थापना का प्रयास मुंबई में किया गया था, बंबई था उस समय नाम, मुंबई में प्रयास किया परंतु असफल रहा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब कि मुंबई में राजस्थान के किस प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास किया, तो ये प्रयास इन्होंने किया था, कब किया था, 1934 में, 1934 ईस्वी में ये प्रयास हुआ पर असफल रहा। बाद में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहां होती है, सिरोही में ही होती है, ये ध्यान रख लेंगे साथियों। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, यहां हमारा उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान रखना, आने वाले पेपर्स में यहां से क्वेश्चन बनेंगे साथियों, निश्चित तौर पे बनेंगे और लगातार बन रहे हैं, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था। अब गोविंद गिरी है, अब गोविंद गिरी का क्या है कि नेतृत्व में भील का बेड़सा गांव कहां था, तो गोविंद गिरी जी का जो बेड़सा है गांव, ये कहां था, डूंगरपुर में। इनका क्या पूछा जाता है साथियों, कार्यक्षेत्र पूछा जाता है। तो गोविंद गिरी जी का जो कार्यक्षेत्र है, ये कार्यक्षेत्र कहां था, कार्यक्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा था। और स्थल जब भी पूछे जाते हैं साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों, बागड़ क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, ये था, अपने को ध्यान रखना है।
अब जब भी क्या कि इनके स्थल पूछे जाते हैं तो यहाँ पूछा जाता है एक तो ये बेड़सा गांव, एक पूछा जाता है मानगढ़, मानगढ़ पहाड़ी, और एक पूछा जाता है सिरोही। सिरोही पर विशेष गौर करेंगे क्योंकि सिरोही से एकमात्र संबंध रहा है, उसके अलावा कोई संबंध नहीं रहा। तो मानगढ़ पहाड़ी है, ये तो कहां पे है, बांसवाड़ा में। और अपने को पता है मानगढ़ कांड कब होता है, 17 नवंबर 1913 को होता है। और सिरोही में क्या है, संप सभा की स्थापना करते हैं कौन, संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी। कब की थी, ये की थी 1883 में। ये संप सभा भी बाद में पूछी जाती है। गोविंद गिरी जी सिरोही में एक ही काम किया है, वो संप सभा की स्थापना का, बाकी सारे काम इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में किए हैं, ये अपने ध्यान रख लेंगे। अगला, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और इनकी राजधानी कौन सी थी, ये राजधानी हमें बताना है। तो ये आदि पुरुष अथवा संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी थी मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी रही है, मंडोर रही है पहले। अब देखो यहां क्या रहता है कि राजधानियों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानियां कौन सी रही, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानियां। अब जब भी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानियों की हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले आता है मंडोर। मंडोर के बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने बनाई थी मेड़ता। मेड़ता के बाद थोड़े से समय के लिए रही है मेड़ता। मेड़ता के बाद में इन्होंने बनाया भीनमाल को, और भीनमाल के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में जीतने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है किसको, कन्नौज को। राजधानी किसको बनाते हैं मित्रों, राजधानी कन्नौज को बनाते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है साथियों। यहां क्या है कि ये चीजें हैं, यानी मंडोर, मंडोर कहां पे है, जोधपुर में। मेड़ता कहां पे है, नागौर में, नागौर। और भीनमाल जालोर में, यानी ये राजधानियां तो कहां है, राजस्थान में है। कन्नौज है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां थी। तो ये प्रतिहारों की राजधानियां रही है। त्रिकुटीय संघर्ष भी रहा है। जब गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार हमारे सिलेबस में दिया गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है। उस संघर्ष के समय पूरा डिटेल हम देखेंगे, एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य संघ का राजस्थान, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था। अब देखिए मत्स्य संघ है, ये मत्स्य संघ कब बनता है, तो मत्स्य संघ जैसा हम सभी को पता है कि 18 मार्च 1948 को ये क्या है कि गठित किया जाता है, 48 को, ठीक है। हालांकि पहले 17 मार्च को गठित होना था, पर बाद में विवाद होने के बाद इसको 18 मार्च को किया गया। इसमें रियासतें कौन सी रखी गई थी, इसमें रियासतें रखी गई थी 4, जिनको हम क्या कहते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये हम इनको नाम देते हैं। ये 4 रियासतें थी। इसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के शासक कौन थे, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह है, इनको राज प्रमुख बनाया गया है। ये गठित साथियों पहले भी होना था। पहले कब होना था, 17 मार्च को होना था। पर जब ये गठित होने लगा तो क्योंकि भरतपुर दुर्ग में इसका गठन हो रहा था, मत्स्य संघ बनाया जा रहा था। और यहाँ क्या कि इसमें जो 4 रियासतें ये थी, इन 4 रियासतों में ये 2 रियासतें जाट रियासतें थी, और इनमें कोई भी जाट प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया गया। तो भरतपुर के राजा के छोटे भाई ठाकुर देशराज ने क्या किया था, इसका विरोध किया, और विरोध करने के कारण ये एक दिन डिले हुआ, और बाद में उदयभान सिंह को क्या है, राज प्रमुख बनाया गया, और राज प्रमुख बनाने के बाद इसका गठन हुआ। उदयभान सिंह वह भारत के राजस्थान के राजपुताना के राजा थे, जिसने विलय पत्र पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किए। सबसे बाद में विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाला कौन है, उदयभान सिंह। कब करता है, 14 अगस्त 1947 को करता है। और सबसे पहले कौन करता है, बीकानेर का शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वंश भास्कर के लेखक कौन थे, पद्मनाभ थे, सूर्यमल मिश्रण थे, कर्णिनाथ थे, या शिवदास गौतम थे। अब देखिए ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, हम सभी को पता होता है क्योंकि बार बार रिवाइज होता है।
ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन है, इनके बारे में एक तो ये ध्यान रखना है कि एक तो ये राम सिंह कहां के शासक थे, राम सिंह बूंदी के शासक थे, राम सिंह बूंदी के शासक है, राम सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है एक बात। दूसरा क्या है, इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं। और अगर अपने से पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है, तो राज्य कवि भी इन्हीं को कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण को। ठीक है, इसके बाद में तीसरी बात कि इनकी अन्य रचनाएं, यानी इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं साथियों। तो अन्य रचनाएं हैं वो मैं यहां लिख देता हूं कि इनकी सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचनाएं हैं, ये कौन सी थी। तो सूर्यमल मिश्रण की अन्य रचनाएं हैं मित्रों, नंबर 1 वीर सतसई, वंश भास्कर तो सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा वीर सतसई को आप ध्यान रखिए और आप बलवंत विलास को ध्यान रखिए, बलवंत विलास, इनकी जो ये रचनाएं इनकी है, ध्यान रखना है। और इनकी जो भाषा थी, यानी किस भाषा में इन्होंने लिखा, तो इनकी भाषा थी हाड़ौती। हाड़ौती में इन्होंने क्या है, रचनाएं की, ये भी ध्यान रख लेना है साथियों। तो ये क्या है, सूर्यमल मिश्रण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और अक्सर इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं पेपर में, तो ये भी ध्यान रखना है, इन पे भी गौर करना है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदन पाल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा गोपाल सिंह। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक, ये हम सभी को पता है कि महाराजा मदन पाल है, ये थे। और ये अपने को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था इस क्रांति के समय, इन्होंने कोटा के शासक, कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे साथियों राम सिंह द्वितीय। और इनको ध्यान रखना है, राम सिंह द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को, राम सिंह द्वितीय को, इन्होंने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों की कैद से छुड़ाया था। क्रांतिकारियों की कैद में ये 6 माह रहे थे। क्रांतिकारियों की कैद से, यानी कहें कि क्रांतिकारियों के कैद कह दो, नजरबंद किया गया था, नजरबंदी से छुड़वाया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। एक तो कि 6 माह तक कोटा के शासक रहे थे ये, और दूसरा क्या है कि इनके योगदान को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने बाद में इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी क्या किया है, अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी, ये सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 17 कर दी थी। ये अपने को ध्यान रखना है कि किस शासक की तोपों की सलामी इस क्रांति में बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी, यही इसका कारण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चौहान शासक ने के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि किस चौहान शासक ने क्या किया, अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़ा में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया, ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। और ये क्या है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद, इसी को कहते हैं प्राचीन है तो ये पहली भी है, कि प्राचीन है तो क्या है, पहली मस्जिद भी है, ये भी ध्यान रख लेना है साथियों। और कहां पे है ये, अजमेर में, अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ कहां के शासक है, अजमेर के। सबसे अधिक चौहान वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वो विग्रहराज के समय था, और विग्रहराज अजमेर के पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला अजमेर का पहला चौहान शासक कौन था, विग्रहराज। चौहानों के साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार
किसके काल में रहा? तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में। विग्रहराज स्वयं क्या था? विद्वान था, और विद्वान था तो इसने क्या किया था? संस्कृत भाषा में इसने नाटक भी लिखा था हरि के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सरदार कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबद्ध है? सरदार कुदरत सिंह, यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों, सरदार कुदरत सिंह है, ये सरदार कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला अपनी कला के लिए। इन्हें पद्मश्री जिनको मिलता है ना, उनको पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। और ये कब मिला पद्मश्री अवार्ड? इन्हें 1988 ईस्वी में मिला। और किस कला के लिए मिला? तो ये मीनाकारी के लिए मिला। जयपुर के ये थे, और ये जयपुर की कला है मीनाकारी। मानसिंह फर्स्ट लेके आए थे लाहौर से, ठीक है। ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत थे। ज्यादा क्या है कि डिटेल तो मैं क्लास में कराऊंगा, नहीं लंबी क्लास हो जाएगी, और भी देख अपने को क्लासें लेनी है, ठीक है। तो मीनाकारी है, ये मीनाकारी लाहौर से कहां लेके आए थे? लाहौर से आमेर लेके आए थे। कौन? मानसिंह फर्स्ट लेके आए थे। ब्लू पोट्री है, ये भी मानसिंह फर्स्ट लेके आए थे। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार है जिन्हें पद्मश्री मिला है। उस्ता कला है, ये महाराजा अनूप सिंह लेके आए थे बीकानेर के, लाहौर से बीकानेर, और इसके हिसामुद्दीन उस्ता है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893 या नवंबर? अब देखिए विवेकानंद है, ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो दो बातें इनमें ध्यान रखनी है साथियों। एक तो बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपना वो विश्व प्रसिद्ध उद्बोधन कब दिया, जो दुनिया में आज भी जाना जाता है। उससे प्रभावी उद्बोधन आज तक किसी का नहीं हुआ है, और उससे पहले भी किसी का नहीं हुआ। यानी दुनिया में आज तक किसी का जो ज्ञात है वो प्रभावी उद्बोधन रहा है, तो ये स्वामी विवेकानंद का रहा है, और वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में रहा है। शिकागो कहां है? शिकागो यूएसए में। शिकागो कहां पे है? यूएसए का एक शहर है, ये अपने को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी है। यहां इन्होंने उद्बोधन दिया था, विश्व प्रसिद्ध उद्बोधन। इस उद्बोधन की डेट पूछी जाती है साथियों, यहां डेट नहीं पूछी गई है पर पूछी जाती है। यह है 11 सितंबर 1893। अब देखिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका नाम लेते ही वही बात जो महाराणा प्रताप की मैं कर रहा था, वह बिल्कुल बिल्कुल वही है कि मात्र 39 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर दुनिया पर इतना प्रभाव छोड़ गए कि आने वाली सदियां 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 इनको क्या है पढ़ती रहेगी, इनके बारे में जानती रहेगी, और इनको पढ़कर, इनको समझकर, इनको जानकर प्रेरित होती रहेगी। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे तेज वाला व्यक्तित्व, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इस सम्मेलन में सीधा मैं बोल देता हूं, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने क्या किया था? खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह ने आर्थिक सहायता दी थी। महाराजा अजित सिंह है, ये अजित सिंह क्या करते हैं? अजित सिंह ने आर्थिक सहायता दी थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। आर्थिक सहायता दी, इस पे गौर करना है, ठीक है। तो ये कब हो गया? इसका उत्तर हमारा ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे, विपिन चंद्र पाल उदारवादी नहीं थे। ये क्या है? ये अतिवादी नेता कहलाते हैं, यानी गरम दल के नेता कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? गरम दल के नेता। अब देखिए यहां ध्यान रखना है कि गरम दल के नेता 4 ही हैं, उदारवादी है बाकी सारे, इसलिए उदारवादी हमें ध्यान नहीं रखना। गरम दल के नेता ध्यान रख लेने हैं। कितने हैं? 4 हैं। 4 में एक तो था लाल, एक था बाल, और एक था पाल। ये 3 तो इनके नाम है कि लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल उपनाम से एक साथ जाने जाते हैं। एक थे अरविंद घोष, बाद में ये अरविंद घोष है सन्यासी बन गए थे, पर प्रारंभ में गरम दल के नेता थे। लाल कौन है? लाला लाजपत राय है, जो कहां अपना कर रहे थे, फैला रहे थे, जो अपनी नीतियों को प्रसार कर रहे थे। ये महाराष्ट्र में कर रहे थे, महाराष्ट्र।
बाल कौन थे? सॉरी, लाला लाजपत राय तो महाराष्ट्र में कहाँ गए? पंजाब में है। महाराष्ट्र में तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में थे। ये बाल गंगाधर तिलक है, ये महाराष्ट्र में अपनी गतिविधियों, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये विपिन चंद्र पाल है, और विपिन चंद्र पाल बंगाल में अपनी गतिविधियों को चला रहे थे, और अरविंद घोष बाद में पुदुचेरी चले गए, पहले बंगाल में थे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। गरम दल के नेता 4 ही हैं, बाकी सारे उदारवादी नेता है। तो गरम दल के 4 नेता ये याद रख लो, बाकी उदारवादी रहेंगे, ठीक है। 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन सा नहीं था, यह हमें बताना है। आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल है, इनका संबंध कालीबंगा से नहीं था। बीबी लाल का था, बीके थापर का था, और एमडी खरी का था। आरसी अग्रवाल है, ये क्या करते हैं? ये उत्खनन करते हैं गणेश्वर सभ्यता का, ये उत्खनन करते हैं आहार सभ्यता का। तो यहाँ कालीबंगा से संबंध इनका नहीं रहा है। किस लोक देवता का जन्म अडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? अडू कश्मीर कह देते हैं, उड़ कश्मीर कह देते हैं। ये गांव जिला बाड़मेर में है, और यहाँ किसका जन्म हुआ था? यहाँ रामदेव जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? ये जन्म इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है, और इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं साथियों बाबेरी बीज। बाबेरी बीज इसको कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? अब देखिए, राजपुताना सैनिक छावनियां कब थी? 1857 की क्रांति के समय। कब थी? 1857। और कितनी थी? तो ये थी 6। कितनी थी? 6 थी। कौन सी थी? नशीराबाद थी 1, देवली थी 2, एरिनपुरा थी 3, इसके बाद में 4 नंबर में बताऊं कि ब्यावर थी, ब्यावर अजमेर में, 5 खेरवाड़ा थी उदयपुर में, और 6 थी नीमच। नीमच कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। टोंक नहीं थी, ये अपने को ध्यान रखना है। कौन सी नहीं थी? टोंक नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अब देखिए, कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं हैं, आप इनको बड़े तौर पर ध्यान रख सकते हैं रमेश कुमारी के नाम से। रमेश कुमारी, इस नाम से आप कालिदास की रचना को ध्यान रख सकते हैं। ये तो क्या है? रमेश कुमारी। अब ऋतुसार इनकी रचना है, रघुवंश इनकी रचना है, मृच्छकटिकम इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। मेघदूत इनकी रचना है। तो यहां कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हमारा 3 नंबर। अब देखिए, इसमें ये रघुवंश हो गया, ये मेघदूत हो गया, ये अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये कुमार संभव हो गया, ये मालविका अग्निमित्रम हो गया, मालविका अग्निमित्रम, और इसके बाद में ये हो गया ऋतुसार। ऋतुसार, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं हालांकि 7 है, बाकी 6 रचनाएं यहां से याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 में अवध के लिए ये किसने कहा था? कब? 1851 में अवध के लिए कहने वाला। अब देखिए, एक सीधा सीधा हमें पता है कि हमारा उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा सीधा सा उत्तर हमें मिल जाएगा कि ये कौन है? ये लॉर्ड डालहौजी कहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह है साथियों, ये कब होता है? 1928 में होता है, ठीक है। एक बात, कहां पे होता है? गुजरात में होता है, गुजरात में। और इस सत्याग्रह के सफल संचालन के लिए सरदार की उपाधि दी जाती है। सरदार की उपाधि किसको दी जाती है?
वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। वल्लभ भाई पटेल को क्यों दी जाती है? क्योंकि वहां बारदोली की महिलाएं इनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर देती हैं और बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी इनको देते हैं। जब कभी भी ये उपाधि का भी जिक्र आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या है, सिलेबस में है, तो हमारी उपाधि का जिक्र आए तो ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि अगर ऑप्शन में आए कि सरदार बारदोली की महिलाओं ने दी तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। अगर सीधे नाम से आ जाए कि महात्मा गांधी ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने दी, तो महात्मा गांधी आएंगे, क्योंकि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि प्रदान की थी। तो बारदोली का सत्याग्रह का नेतृत्व ये करते हैं। अगला देखेंगे, 1857 के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? 1857 के समय राजपुताना के एजीजी थे मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला देखेंगे, हुमायूं कौन से ईरानी कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो ये क्या, हुमायूं किसको लाया था? मीर सैयद अली हैं, इनको अपने साथ लाया था। बेहजाद जिसको पूर्व का राफेल कहते हैं, ये बाबर के समय आया था। इसको क्या कहते हैं? पूर्व का राफेल। और अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों, ये बाबर के साथ आया था। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ मुगल काल में जो चित्रकला है ना, उसका स्वर्ण काल क्या कहलाता है? जहांगीर का काल कहलाता है। और जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजू की जहांगीरी में लिखते हैं कि कोई भी चित्र किस चित्रकार ने बनाया है मैं बता सकता हूं। अगर एक से अधिक चित्रकारों ने बनाया है तो कौन से चित्र का कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है ये भी मैं बता सकता हूं। तो चित्रकला का सबसे पारखी मुगल बादशाह कहलाता है, वो जहांगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 1948 में 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा आपने पहले देख लिया है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये मत्स्य संघ था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? कालीबंगा का उत्खनन है वो 1 स्तर में हुआ, 3 में हुआ, 5 में हुआ या 8 में? तो कालीबंगा का उत्खनन है ये 5 स्तर में हुआ है। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल को किस देसी रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? तो ये देखिए, यहां देखिए जूनागढ़ है, ये 3 ही तो रियासतें थी नीचे वाली, इसमें हैदराबाद के विरुद्ध क्या किया? सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के तहत इसको मिलाया गया था। सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया था और इस को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, इसको क्या किया गया था? नाम दिया गया था पुलिस कार्रवाई को, ये भी ध्यान रख लेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तेजाजी की पत्नी कौन थी? मीणा दे थी, नेतल दे थी, फूलम दे थी या पेमल थी? तो पनेर की राजकुमारी पेमल थी। कहां की पनेर कहां है? पनेर अजमेर में। और यहीं पर तेजाजी जब इस पेमल को लाने गए थे तभी कहे कि लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर आए मेर के मीणाओं से। उसके बाद इनको सुरसुरा अजमेर में क्या किया था? सांप ने डसा था। और ये अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता है, हालांकि जन्म इनका खरनाल नागौर में हुआ है। अगला देखेंगे, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है? सावन भादो मास में 40 दिन तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी नृत्य है। इस को राई भी कहते हैं, राई भी कहा जाता है। बीलों के द्वारा किया जाता है जहां इनकी बेटियां ब्याही हो, और दिन में किया जाता है। एकमात्र लोकनाट्य जो राजस्थान पूरे भारत में जो दिन में किया जाता है वो कौन सा है? गवरी है। भीलों द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, वहां किया जाता है जहां भीलों ने अपनी बेटियों का विवाह किया है। 40 दिन तक चलता है। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? तो 8 पंचमारक मुद्राएं हैं, ये कहां से मिली है? देखिए ये यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया कि बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड, ये गवरी वहीं रख दिया, यहां अपने रख देते हैं बैराट कर देते हैं, ये बैराट ही ऑप्शन में था। ठीक है, तो यहां देखिए बैराट में मिला है। और ये अपने को ध्यान रखना है कि यहां से 36 मुद्राएं मिली थी। कितनी मुद्राएं मिली थी? 36। और इन 36 में से 8 तो क्या मिले थे? पंचमार्का सिक्के मिले थे। पंचमार्का या इन्हें क्या कहते हैं? आहत सिक्के। पंचमार्का को ही आहत सिक्के कहा जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, शेष जो बची यानी 28, ये 28 हैं,
इन 28 में से अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि 16 तो ये 28 टोटल, इनको एक तो कहते हैं इंडो ग्रीक शासकों की थी, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के या इंडो ग्रीक सिक्के थे। और इन 28 में से 16 इंडो ग्रीक शासकों में मिनांडर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल मिनांडर के कितने थे, 16 थे। ये ध्यान रखना, ये संख्या पूछी जाती है या 8 पूछी गई है, एक बार 16 पूछी गई है कॉलेज लेक्चर में, और 28 इंडो ग्रीक शासक है, ये भी पूछे जाते हैं टोटल। श्रीनिवास शास्त्री, जीके देवधर, एनएम जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से थे? ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। इस सोसाइटी की स्थापना है, ये स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है मित्रों 1905 ईस्वी में। कब की गई? 1905 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये इसके क्या है? गोखले इसके संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके सदस्यों को यह कहा जाता था कि इसका काम था देश सेवा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, और इसके सदस्य बनते थे उनसे आजीवन देश सेवा करने का प्रण लिया जाता था, और उनके परिवार चालन के लिए उनके परिवार को 100 रुपए प्रति माह दिए जाते थे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अगला देखेंगे, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन से मेवाड़ के शासक बने? तो राणा सांगा की मृत्यु होती है, कब होती है? ये 30 जनवरी 1528 को होती है। 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई है। अब यहां ये ध्यान रखना है, ये राणा सांगा की मृत्यु होती है। इसके बाद में राणा रतन सिंह है, ये 1528 से क्या है 31 तक राजा रहते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ रतन सिंह हमारा उत्तर रहेंगे। विक्रमादित्य है, ये 1531 से 36 तक रहते हैं। राणा राज सिंह है, ये हमने देखा था 1652 से 1680 पहले ही। महाराणा उदय सिंह है 1537 से 1575 तक रहते हैं। ये अलग अलग शासक रहे, ये उत्तर हमारा 1 नंबर होगा। मुगलकालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ? दोहरे गुंबद का सबसे पहले प्रयोग है ये हुमायूं के मकबरा में हुआ है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें सबसे अधिक क्या किए गए हैं? इसमें सबसे अधिक मुगल राजवंश के लोग हैं वो दफनाए गए। मुगल राजवंश के सबसे अधिक लोग कहां दफनाए गए? हुमायूं के मकबरे में। मोती मस्जिद है, 2 है, दोनों ही लाल किले में है। एक लाल किला दिल्ली में और एक लाल किला आगरा में। आगरा वाले लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली वाले लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। और एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये आगरा में है, और ये नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की स्मृति में। पित्रादुरा का सबसे पहले इसमें प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित ये पहली इमारत है। सहस्राम का मकबरा ये सासाराम बिहार में है, और शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा है। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृद भांड। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता से इसके अलग अलग काल है मृद भांड के, जैसे लाल व काली मृद भांड, गिरिक मृद भांड, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड और धूसर मृद भांड, ये है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि गेरिक मृद भांड है ये ताम्र पाषाण कालन के हैं, और ताम्र काल की कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है, तो इसी के ये रहेंगे। अगला 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, यानी संयुक्त राजस्थान दूसरा हमारा एकीकरण हुआ था। इसमें गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने थे, गोकुल भट्ट बने थे, शोभाराम चौधरी बने थे, टीकाराम पालीवाल बने थे। तो प्रधानमंत्री यहाँ गोकुललाल असावा बने थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा के रहने वाले थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ है। देवगढ़ कहाँ पे? देवगढ़ गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है, ये ललितपुर जिले में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ में। कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? ये अपने पहले भी देखा है, पहले पेपर में पूछा गया था, तो हमें ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, हे ग्रीववध ये कालिदास का नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। विक्रमोर्वशी है ये कालिदास का है। आगे देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी?
1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, यानी उनकी सहायता करते हुए, अंग्रेजों का विरोध करते हुए किसने सबसे पहले नजर भेंट की थी? ये सामोद के रावल शिव सिंह थे। सामोद के रावल सिंह ने ये नजर भेंट की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये अपने सभी को पता रहता है, पूरा डिटेल हम बाद में आगे की क्लास में देखेंगे। 1948 में अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? ये विक्रम साराभाई बेन एक उद्योगपति थे, उनकी बहन थी अनसुया साराभाई बेन। विक्रम साराभाई थे, उनकी बहन थी ये कौन? अनसुया बेन। और अनसुया बेन ने बुलाया था और अनसुया बेन गांधी जी के का सहयोग किया था। और गांधी जी ने पहली बार हड़ताल की है वो अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन के दौरान की है। यहाँ 35% बोनस दिलाया है। गांधी जी का ये दूसरा सफल आंदोलन था भारत में। इससे पहले चंपारण आंदोलन कर चुके थे। अगला देखेंगे, चंपारण में कृषकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? अकाल के कारण, क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, जागीरदारों के जुल्म के कारण, या यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। ये देखिए यहाँ 3 कठिया पद्धति थी। क्या थी? 3 कठिया पद्धति का विरोध किया था यहाँ किसानों ने। यहाँ 3 कठिया पद्धति से क्या है, किसान है ये क्या थे? ये मायूस थे, नाराज थे। यानी टोटल जो भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये यूरोपियन का पहले से कहा हुआ था। तो ये क्या है कि ये क्योंकि नील है, एक तो उनको ज्यादा फायदेमंद नहीं होती थी और भूमि को भी अनुपजाऊ बनाती थी, किसान उसको बोना नहीं चाहते थे, यूरोपीय जबरदस्ती बुआते थे, इस कारण ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? कालीबंगा से हमें क्या मिला है? गेहूं मिली है, बाजरा मिला है, चावल नहीं मिला है। हाथीदांत की कंघी है ये मिली है। तो कालीबंगा से हमें क्या नहीं मिला है? चावल नहीं मिला है, ये ध्यान रख लेंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक थे ज्ञानक। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज विजय लिखी है। और ये पुष्कर झील के किनारे इन्होंने लिखी है, ये भी ध्यान रख लेना है, पुष्कर झील के किनारे ये लिखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन किया? यानी अग्रिम पंक्ति में कौन था? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? ये सीधा सा हम कहें तो ये थे हकीम खां सूर। हकीम खां सूर हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे। अगला देखेंगे, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? महावत खाना, इबादत खाना, कारखाना या किताब खाना? तो ये क्या कहलाता था? किताब खाना कहलाता था, जहां पांडुलिपियों को क्या है, बादशाह के निर्देश पर या वैसे भी लिखी गई पांडुलिपियां जो वहां राज्य को प्राप्त होती थी वो सारी रखी जाती थी। जिस कमरे में, जिस घर में, जिस संरचना में, मकाननुमा संरचना में, उसको किताब खाना कहते थे। अगला देखेंगे, किरातार्जुन नियम किसके द्वारा लिखित है? तो किरातार्जुन नियम ये संस्कृत भाषा में लिखित है। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा लिखित है। हमीर के किन 2 मंत्रियों ने गद्दारी से रणथंबोर का पतन हुआ? रणवीर और रिपुदमन, महेंद्रपाल और विग्रहपाल, मानवेंद्र और महीपाल, रणमल और रतिपाल। तो ये कौन है? ये रणमल और रतिपाल है साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? कब की गई? 1935 में की गई। कहां की गई? डूंगरपुर में। और हरिजन सेवा समिति कौन करते हैं? भोगीलाल पांड्या करते हैं। और भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है साथियों? हम बागड़ का गांधी कहते हैं। बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं और इनको क्या कहा जाता है? बागड़ का गांधी है, ये कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अबू समद को कौन लेके आया था? मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली और साथ में कौन है? अबू समद। इनको कौन लेके आए? ये क्वेश्चन मीर सैयद अली तो पहले पूछ लिया गया था, हुमायूं है ये लेके आए थे, हुमायूं के साथ ये आए थे। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1895 में, 1896 में, 1897 में। एक तो ये साथियों, एक हमारे फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछा गया था पहले कि रामकृष्ण मिशन है, इसका पंजीकरण कब हुआ? स्थापना तो कब होती है?
इसकी स्थापना तो 1897 में होती है और इसका पंजीकरण होता है साथियों ये 1909 में होता है। हालांकि हम देखते हैं कि 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद पंजीकरण हुआ है। स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में वेलूर में की थी, ये अपने ध्यान रखेंगे मित्रों। अगला देखेंगे, खानवा युद्ध में भीषण रूप से घायल हो जाने के बाद सांगा का स्थान किसने लिया, यानी सांगा का मुकुट खानवा युद्ध में धारण किसने किया था? तो ये असंखा मेवाती थे, सैलदी तोमर थे, झाला अज्जा थे, महमूद लोधी थे। तो ये राजा झाला अज्जा थे। झाला अज्जा ने क्या किया था? ये धारण किया था झाला अज्जा। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? भाग ए, भाग बे, भाग से, भाग दे। तो भारतीय संविधान ने, यानी एक संविधान का क्वेश्चन बीच में डाल दिया है, तो ये बे श्रेणी में रखा गया था, ये अपने को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसने राजा राममोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा। अब देखिए, राजा राममोहन राय ने 1815 में इसकी स्थापना की थी, 1815 में स्थापित है, इससे संबंध नहीं है। तो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट है, ये था। बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, ये भवानी सिंह बंदोपाध्याय का था। ये क्या था? भवानी सिंह बंदोपाध्याय का था, ये राजा राममोहन राय का नहीं था। बांग्ला भाषा की समाज कौमुदी और फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, ये बाकी सारे क्या थे? तीनों के तीनों ये राजा राममोहन राय से संबंधित थे। हमने सिलेबस में देखा है मित्रों कि राजा राममोहन राय है, ये राजा राममोहन राय क्या है कि ये स्पष्ट तौर पे लिखे हुए हैं, तो इनसे संबंधित सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरीघट की पदवी दी गई है? अब देखिए, पृथ्वीराज विजय की अपने बात की है, जैनक ने रचना की है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहते थे, कश्मीर के ब्राह्मण थे, पुष्कर झील के किनारे किया है, और इसमें इन्होंने वेरीघट की पदवी किसको दी है? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद तृतीय को। किसको दी है? गोविंद तृतीय को दी है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, प्रजामंडल और उसके नेता। देखिए, मिलान करने वाली सूची आती है ना, हम थोड़े बहुत भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, यानी ये क्वेश्चन लगभग सही होता है। अब जैसलमेर है, मीठालाल व्यास जैसलमेर से, यानी ए का एक। बांसवाड़ा के कौन है? भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के कौन है? कुंज बिहारी मोदी। और शाहपुरा के कौन है? शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। यानी ए का एक, बे का तीन। ए का एक और बे का तीन किस में आ रहा है? 3 नंबर में आ रहा है। से का क्या आ रहा है? से का 4 और दे का आ रहा है 2। से का 4 और दे का 2 आ रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी सबसे पहले तो क्या है? मारवाड़ हितकारिणी सभा की सबसे पहले 1918 में स्थापना की जाती है, फिर इसका बाद में पुनर्गठन भी होता है। पुनर्गठन भी 1923 में इसका किया जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। स्थापना चांदमल सुराना करते हैं, बाद में जयनारायण व्यास इसको पुनर्जीवित करके पुनर्गठन करते हैं। मारवाड़ यूथ लीग है, इसकी स्थापना 1931 में हुई है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ गटानी की अध्यक्षता में 1938 में होती है। तो 18, 31, 34 और 38, तो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 किस में है? पहले में ही है। 1, 2, 3, 4 ये हमारे उत्तर हो जाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रतन नहीं है, ये रणहस्तीन है। क्या चीज है? रणहस्तीन का विरुद्ध यानी उपाधि धारण की। रणहस्तीन का उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? तो ये रणहस्तीन की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था साथियों? वत्सराज था। इसके बाद निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने, ये मैंने पहले बताया था कि आगे क्वेश्चन आ रहा है, कि हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचार करने का निर्णय लिया? तो ये ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जब लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? सत्यार्थ प्रकाश रचना जब लिख रहे थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यह विचार था कि मैं इसे संस्कृत भाषा में लिखूं, पर केशव चंद्र सेन ने उनको सुझाव दिया कि आप अपने विचार हिंदी भाषा में लिखें ताकि लोग अधिक समझ पाए, आज के लोग।
और आपके विचारों का प्रचार प्रसार हो पाए, इसलिए इन्होंने मन बदल दिया। सत्यार्थ प्रकाश जो पहले संस्कृत भाषा में लिखी जानी थी और बाद में उसको हिंदी भाषा में लिख दिया गया। निम्न में से जयपुर के किस शासक को सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों ने सेना में भर्ती किया? जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को, नागा दादूपंथी क्या थे? दादूपंथ की शाखाएं बंट गई थी दादू की मृत्यु के बाद, और उनके क्या है कि वो सैनिक थे, तो उनको क्या है सेना में भर्ती सबसे पहले कौन करते हैं? स्वाई जयसिंह करते हैं। स्वाई जयसिंह है ये सेना में सबसे पहले भर्ती करते हैं साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी। द सोल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय ने लिखी, विपिन चंद्र पाल ने लिखी, या क्या है कि रास बिहारी बोस ने लिखी है? द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है ये हमें बताना है, तो ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि विपिन चंद्र पाल की है। अर्थुना का मंडलेशा मंदिर कहां पे बनाया था? अर्थुना का मंडलेशा मंदिर है ये कहां पे है साथियों? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और इसको परमार वंश की राजधानी थी अर्थुना, और चामुंड राज परमार है ये इसका क्या करवाते हैं? ये इसका निर्माण करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा देवगढ़ की शेषशाही विष्णु की ये पाषाण प्रतिमा है। सारनाथ की धर्मचक्र प्रतिमा ये पत्थर की बनी हुई है। सुल्तानगंज बुद्ध ये क्या है? तांबे की बनी हुई मूर्ति है, पाषाण मूर्ति नहीं है, तांबे की बनी हुई है। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा उदयगिरी गुहा वराह, ये पाषाण मूर्ति है। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि गुप्तकालीन कला का क्वेश्चन आ गया मित्रों। अगला है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी कौन है? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी यानी क्या है? एनआर को क्या कहेंगे हम? फुले एनआर बनर्जी है और के एन दीक्षित है। नील रतन बनर्जी है और कैलाशनीत दीक्षित है। इन्होंने उत्खनन किया था। किसका किया था 1962-63 में? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट? तो बैराट है, इसकी खोज तो 1936 में मित्रों की जाती है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। जबकि यहां क्या किया जाता है? यहां इस क्या उत्खनन किया जाता है वो 62-63 में कौन करते हैं? नील रतन बनर्जी, और नील रतन बनर्जी के साथ कैलाशनाथ दीक्षित करते हैं। ये हमारे क्या है 75 क्वेश्चन थे 2022 में, जो हमारा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। अच्छा सॉरी, आगे भी हैं, क्योंकि एक में 20 क्वेश्चन पूछे गए। क्या है? एक में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने देखा था पहले, मैंने सोचा 15 पूछे गए। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म एस सुमिलित है? अब देखिए, भरतपुर कैप्टन जेडी होल ये पहला ही सुमिलित है, कारण कि कैप्टन जेडी होल है ये कहां के थे? ये थे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही के थे, ये अपने को ध्यान रखना है। भरतपुर है, ये भरतपुर के कौन थे? भरतपुर के थे मोरिशन। भरतपुर के कौन थे? मोरिशन थे, जो बाद में आगरा भाग गए थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब यहाँ विद्रोह हुआ तो आगरा कौन भागा था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट भागा था? तो ये भरतपुर वाला भागा था। जयपुर का कर्नल ईडन है, मेवाड़ का सीएल सावर्स है, और मारवाड़ का मैकमोशन था जिसका सिर काट कर क्या किया गया था? आबुआ के किले पे टांग दिया गया था। तो यहाँ पहला क्वेश्चन रहेगा। अगला देखेंगे, धर्म जहाज भक्ति पदार्थ नाशकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? धर्म जहाज भक्ति पदार्थ नाशकेत लीला ये क्या है कि हमारी कला संस्कृति से आया है। लालदास जी की है, रामचरण जी की है, सुंदरदास जी की है, चरणदास जी की है। तो ये रचनाएं किसकी है? सारी की सारी ये हमारी है चरणदास जी की साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अब देखिए, यहां मैंने आपको बताया है कि 5 पेपर हुए हैं, उनमें से 3 स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी के क्वेश्चन आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि फतेहपुर सीकरी के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जहांगीरी महल। तो तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाबाई महल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, जहांगीरी महल है, वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब देखिए ये जो हमारे राजस्थान और मुगल संबंध का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आया है कि कौन सा हमारा यहाँ का शासक था। अगर हमें इतना सा पता है कि अगर हम पढ़ के गए हैं और हमें ये पता है कि हमारे राजस्थान में मुगल और ये राजा संबंध थे, तो उन मुगल और राजाओं के राजस्थान के संबंध है, उसमें कल्याणमल नहीं है नाम, उसमें राय सिंह है, उसमें भारमल का नाम नहीं है, उसमें कछवा का नाम नहीं है। अगर केवल इतना सा आइडिया हो ना तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सिलेबस पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं, बार बार मैं कहता हूं। आगे देखेंगे। हाँ जी, ये 79 इतने ही क्वेश्चन है अपने, ठीक है। अभी क्या है कि अपने इसमें देखा था कि टोटल हमारे क्या है कि टोटल हमारे जो क्वेश्चंस थे ये पीछे अपने, चलो पीछे अपने देखे थे कि संस्कृत शिक्षा में 20 क्वेश्चन आए थे, एक में क्या आए थे 14 आए थे, बाकी सारे में 15-15 आए थे। यानी 15 से 20 क्वेश्चन हमारे क्या है हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। तो इसका हम क्या है कि 1 तारीख से यूट्यूब पे 3 क्लासें भी आपको देंगे और इसके बैच भी हम ऐप पे स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, ठीक है। आज इतना ही साथियों, और फिर अपने क्या है कि